नमस्कार बच्चों। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हुआ है समंकों का सारणीयन। समंकों का सारणीयन की बात करें, टेबुलेशन ऑफ डाटा, तो संकलित समंकों जिन्हें उनके मूल रूप में कच्चे आंकड़े कहा जाता है को समझने योग्य बनाने के लिए व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम समंकों का व्यवस्थितीकरण कहते हैं। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे समंकों का वर्गीकरण तथा समंकों का सारणीयन। चूंकि सारणीयन वर्गीकरण पर आधारित है, अतः पहले हम क्या है, वर्गीकरण को हमें समझना चाहिए। वर्गीकरण की बात करें तो संकलित आंकड़ों को किसी गुण के आधार पर समान व असमान कर अलग अलग वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। कॉर्नर के शब्दों में वर्गीकरण आंकड़ों को वास्तविक रूप से या काल्पनिक रूप से समानता तथा सदृशता के आधार पर वर्गों या विभागों में क्रमानुसार रखने की क्रिया है, और यह व्यक्तिगत पदों की विभिन्नता के बीच उनके गुणों की एकता को व्यक्त करता है। आंकड़ों के वर्गीकरण के जो मुख्य लक्षण है वो निम्न प्रकार है। सबसे पहले बात करें, सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्य, क्षेत्र एवं स्वरूप के अनुसार वर्गीकरण के अंतर्गत संकलित आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। दूसरा जो लक्षण बात करें वो है, वर्गीकरण किसी गुण या विशेषता या माप के आधार पर होता है। तीसरा जो गुण है वो है, वर्गीकरण वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है। चौथा जो लक्षण है वो है, वर्गीकरण पदों की विभिन्नता के बीच उनकी एकता स्पष्ट करता है। पांचवा जो गुण है वो है, वर्गीकरण के लिए कोई निश्चित व कठोर नियम आधारित नहीं होते हैं, और इसके लिए सामान्य बुद्धि एक मुख्य आवश्यकता है तथा अनुभव क्या है, शिक्षक है। वर्गीकरण के उद्देश्य या कार्य की बात करें, वर्गीकरण के उद्देश्य और कार्य के अंतर्गत सबसे पहले जो बात करें वो है आंकड़ों को सरल व संक्षिप्त बनाना। वर्गीकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आंकड़ों की जटिलता को दूर करके उन्हें सरल तथा संक्षिप्त रूप देना है, और वर्गीकरण हो जाने से आंकड़ों को समझने में सरलता हो जाती है तथा मानसिक श्रम कम करना पड़ता है, क्योंकि वर्गीकरण से आंकड़ों की समानता या असमानता प्रकट होती है। जैसे किसी विद्यालय के 5000 विद्यार्थियों के वजन संबंधी आंकड़ों को एक साथ देखा जाए तो उससे कोई भी निष्कर्ष निकालना आसान नहीं है, परंतु यदि उन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा जाए तो इनके आंकड़ों की रूपरेखा व प्रकृति को भली भांति समझा जा सकता है। दूसरा जो उद्देश्य की बात करें वो है, तुलना में सहायता करना। वर्गीकरण से आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है। जैसे दो महाविद्यालय के छात्रों में बौद्धिक स्तर की तुलना प्राप्तांकों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के आधार पर वर्गों में विभाजित करके सरलता से की जा सकती है। तीसरा जो उद्देश्य है वो है, समानता व असमानता में स्पष्टता व निश्चितता लाना। वर्गीकरण से सांख्यिकी तथ्यों की समानता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, और इससे उन्हें समझने में सहायता मिलती है। अब बात करें, नंबर चौथा उद्देश्य वो है, तर्कपूर्ण एवं वैज्ञानिक व्यवस्था करना। तर्कपूर्ण एवं वैज्ञानिक व्यवस्था करने की बात करें तो वर्गीकरण की सहायता से आंकड़ों की मौलिक विशेषताओं के अनुसार उनको वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जाती है। जैसे जनसंख्या आंकड़ों को आयु, जाति, धर्म, लिंग आदि वर्गों में व्यक्त करना एक तर्कपूर्ण क्रिया है। पांचवें जो उद्देश्य है वह है, पारस्परिक संबंध स्पष्ट करने में सहायक। आंकड़ों का वर्गीकरण उनके बीच पाए जाने वाले संबंध के अध्ययन को संभव बनाता है। जैसे चेचक की बीमारी से आंकड़ों को वर्गीकृत
करने से यह ज्ञात किया जा सकता है कि जिन व्यक्तियों को टीका लगाया गया था उनकी अपेक्षा जिन व्यक्तियों को टीका नहीं लगाया गया था कम चेचक निकले या नहीं। नंबर जो छठवां उद्देश्य की बात करें वो है एक मानसिक चित्र प्रस्तुत करना। वर्गीकरण से यह संभव हो जाता है कि अनुभव तथा विचार का एक मानसिक चित्र खींचा जाए। इससे मस्तिष्क का बोझ कम हो जाता है तथा समंकों के ढेर को संक्षिप्त रूप से समझा हुआ याद रखा जा सकता है तथा उन्हें क्या है गणितीय विवेचना के योग्य बना दिया जाता है। नंबर जो सातवां उद्देश्य वो है अन्य सांख्यिकी विधियों का आधार प्रस्तुत करना। वर्गीकरण द्वारा सांख्यिकी सामग्री के सारणीयन तथा विश्लेषण के लिए आधार तैयार किया जाता है और बिना वर्गीकरण के आंकड़ों का सारणीयन असंभव है और सारणीयन के अभाव में सांख्यिकी विश्लेषण अव्यावहारिक है। अब बात करें कि वर्गीकरण की आवश्यकता या महत्व। संकलित आंकड़े होते हैं अपने मूल रूप में अव्यवस्थित होते हैं और इन्हें संक्षिप्त सरल व समझने योग्य बनाने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है और वर्गीकरण के अभाव में समूहों का प्रस्तुतिकरण विश्लेषण एवं उनके परस्पर तुलना असंभव है और वर्गीकरण सारणियन का आधार है और वर्गीकरण एवं क्रमबद्ध समूहों के महत्व जे.आर. हिक्स ने इन शब्दों में प्रकट किया है। वर्गीकरण एवं क्रमबद्ध तथ्य स्वयं बोलते हैं और अव्यवस्थित रूप में वे मांस के समान मृत होते हैं। अब बात करें कि आदर्श वर्गीकरण के जो आवश्यक तत्व होते हैं तो अनुसंधान की प्रकृति उद्देश्य क्षेत्र आदि को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि वर्गीकरण में निम्न विशेषताएं हों। सबसे पहली विशेषता क्या होनी चाहिए? असंदिग्धता तथा अस्पष्टता। असंदिग्धता तथा स्पष्टता की बात करें तो विभिन्न वर्गों की परिभाषा अथवा निर्धारण अथवा योजना स्पष्ट सरल व निश्चित होनी चाहिए और जिससे किस इकाई को किस वर्ग में रखा जाना है इस प्रकार की संदिग्धता व अनिश्चितता की गुंजाइश न रहे। नंबर दूसरी जो विशेषता की बात करें वो है निशेषी की बात करें तो वर्गीकरण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक इकाई किसी न किसी वर्ग में सम्मिलित हो। तीसरी जो बात करें वो है पारस्परिक पृथकता। विभिन्न वर्गों में पारस्परिक पृथकता होनी चाहिए अर्थात विभिन्न वर्ग परस्पर अपवर्जी होने चाहिए। नंबर चौथा जो बात करें वो है स्थिरता। वर्गीकरण एक ही सिद्धांत के आधार पर किए जाए और प्रत्येक स्तर पर उसी आधार को बनाया रखा जाए। नंबर पांचवा जो बात करें वो है अनुकूलता। वर्गीकरण अनुसंधान के अनुरूप होनी चाहिए। नंबर जो छठवां पॉइंट करें वो है लचीलापन। वर्गीकरण लोचदार होनी चाहिए जिससे क्या है नवीन परिस्थितियों के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सके। और नंबर सातवां जो है वो है सजातीयता। प्रत्येक वर्ग की इकाइयों में सजातीयता होनी चाहिए। नंबर जो आठवां जो पॉइंट है वो है गणितीय शुद्धता। मापन योग्य आदि शुद्ध एवं सही होने चाहिए। तो ये आपके जो है आदर्श वर्गीकरण के जो है आवश्यक तत्व होंगे। अब बात करें कि वर्गीकरण का आधार एवं प्रकार। यद्यपि आंकड़ों के वर्गीकरण के अनेक संभव आधार हैं परंतु अधिकतर जिन आधारों पर जो है आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है वे इस प्रकार है। आकार साइज की बात करें तो साइज के आधार पर अथवा संख्यात्मक वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा है स्थान के आधार पर अथवा भौगोलिक वर्गीकरण किया जाता है। तीसरा है प्रकार या गुण। प्रकार या गुण के आधार पर अथवा वर्णनात्मक वर्गीकरण जो है किया जाता है। और चौथा जो है समय के आधार पर अथवा कालांतर वर्गीकरण किया जाता है। तो ये वर्गीकरण के आधार एवं प्रकार हो गए। आकार के आधार पर, स्थान के आधार पर, प्रकार या गुण के आधार पर और समय के आधार पर। तो ये आपका वर्गीकरण हो गया। तो आज के लिए इतना ही।